स्वागत है आपका हमारे पोर्टल पीपल्स बीट में। सनी, सबसे पहली बात जो आपके वाइस चांसलर ने कहा है कि जेएनयू में टैंक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे देशभक्ति का जो प्रवाह है लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा होगा शायद टैंक रखने से। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो जेएनयू के जो वाइस चांसलर ने जो फिलहाल नया शगुफा छोड़ा है, संघी वाइस चांसलर जो शगुफा छोड़ा है, इसे हम एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें। आज से 2 साल पहले, करीबन 2 साल पहले, सुब्रमण्यम स्वामी नामक एक कुख्यात व्यक्ति हैं, अपने गाली गलौज, अपनी अभद्र भाषा के लिए और बेतुकी बातों के लिए वो मशहूर है। बाद में बीजेपी के मेंबर बनते हैं और उनको कहते हैं कि यहाँ पर नशे का धंधा होता है, यहाँ पर नक्सली लोग रहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, आतंकवादी लोग रहते हैं, मुजाहिदीन लोग रहते हैं। ऐसी वो बात करते, कहते हैं यहाँ पर आर्मी का कैंटोनमेंट बनना चाहिए। ये बात की शुरुआत उस दिन से होती है और तब भी उस वक्त भी हम इस बात को समझे थे कि इसका विरोध करना चाहिए। हमने उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी का पुतला ना सिर्फ जलाया, उसे पेड़ पर 3 दिन लटका छोड़ दिया। ये बताएं, गधे पर बैठा कर लेकर गए थे हम उन्हें बताने के लिए कि हम आपका विरोध करेंगे। लेकिन उस वक्त हम समझे नहीं थे कि ये सब बातें नहीं हैं जो बोल दी गई। ये पूरा का पूरा प्लान है कि किस तरीके से इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो वॉइस ऑफ डिसेंट, जो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, उसे ख़त्म करना है। तो जो टैंक की जो बात की गई है, ये वहीं से जुड़ी हुई है। उसके बाद मोहन भागवत, ये जो ऑर्गेनाइज़र जो मैगजीन है, और मोहन भागवत जेएनयू को बोलता है कि एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी है। एक आप समझिए कि एक पूरा प्लान, ये वाइस चांसलर को ने ऐसे ही नहीं बोला है। वाइस चांसलर का बोलना कि यहाँ पर टैंक लाया जाएगा, वो इसीलिए साबित करने के लिए कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एंटी नेशनल हैं। और इससे आगे चलकर कोई भी स्टूडेंट अगर विरोध करता है, मैं या कोई और किसी भी चीज़ का विरोध करता है, तो हमें कोई दया नहीं, हम पर कोई दया नहीं करेगा, हमें कोई मानेगा नहीं कि हमारी बातों में कुछ सच्चाई है। तो सनी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको क्या लगता है? आखिर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वीसी, एक बहुत बड़ा तबका है देश में जिन्हें ये लगता है कि जेएनयू के अंदर लोगों में देशभक्ति जगाने की ज़रूरत है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये हालात आए कहाँ से? देखिए, हालात ये उस वक्त बनने शुरू होते हैं जब जेएनयू के स्टूडेंट जो है पहली बार सड़क पर 3 महीने हम यूजीसी के बाहर बैठते हैं। यूजीसी ने सब स्टूडेंट्स की, ऑल ओवर इंडिया सब स्टूडेंट्स की फेलोशिप, जो नॉन नेट फेलोशिप होती है, उसे बंद कर दिया था। और वहाँ हम डटे रहे, पिटे, फिर भी वहीं बैठे रहे, दिन रात बैठे रहते। सर्दियों के दौरान में भी यूजीसी के बाहर आईटीओ के पास जगह पड़ती है। तो उन्हें लगा कि स्टूडेंट्स के इस मूवमेंट को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी फासिज्म आया है, उसको सबसे डर स्टूडेंट के मूवमेंट से रहा है। चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, या स्टूडेंट का मूवमेंट की जो हिस्ट्री रही है, फ्रांस में रही है, स्पेन में रही है, अमेरिका में रही है, हर जगह स्टूडेंट से ही डिक्टेटर्स को डर लगता है। तो स्टूडेंट का जो ये मूवमेंट है, ये एक विचार है कि हमें अगर आप नौकरी नहीं दोगे, अगर हमें आप सम्मानित जीवन नहीं दोगे, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे, अपने अधिकार मांगेंगे। इसी के लिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने पहले ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करा जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा वोकल यूनिवर्सिटी है। कन्हैया कुमार को फंसाया गया प्रेसिडेंट को। अभी आईबी की रिपोर्ट आई है, अखबारों में छप रहा है कि कन्हैया कुमार को फंसाना जो है बहुत जल्दबाजी में किया गया है। पर ये आईबी के रिपोर्ट के आने के बाद भी हमें लगता है एक बहुत बड़ा तबका है भारत में जो उन्हें अभी भी गुनहगार मानता है। यही तो समस्या है कि हम लोग, जो मेरे पिता आज के वक्त में साइकिल पर कुरियर बांट रहे हैं, कन्हैया के पिताजी जो गुजर गए हैं, उनके भी बारे में लोग जानते हैं कि हम किन परिवारों से आते हैं। हम यहाँ कोई एंटी नेशनल हरकतें नहीं करने हैं, हम अपने अधिकारों को जान चुके हैं, इसलिए हम बोलते हैं। हमारे पीछे कोई नहीं है। आज अब जैसे कन्हैया को पूरी भरी अदालत में पीटा गया था, अगर याद होगा, और अफजल गुरु जिसको फांसी दी गई थी, उसको किसी ने चोटी तक नहीं काटी थी, जो शायद गुनहगार था। लेकिन कन्हैया कुमार जिसके ऊपर कुछ साबित ही नहीं हुआ कि उसने नारे दिए नहीं दिए हैं, उसको पूरी अदालत में वकील लोग पीटते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने पीटा था? आपके यहाँ के भी एक संगठन है वीबीपी, जो कहते हैं कि आप लोग एंटी नेशनल हरकतें करते हैं। तो आखिर जब आपके यहाँ के संगठन ही ऐसी बात कर रहे हैं, तो लोगों को तो ये प्रतिक्रिया आएगी लोगों की तरफ से कि आप लोग ऐसे कोई मूवमेंट करते हैं। देखिए, देश का मीडिया बिक चुका है। देश का मीडिया इस कदर बिक चुका है कि जेएनयू के टैंक के मुद्दे को उन्होंने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया है। हमारे लिए हम इस पर डिस्कस ही नहीं करना चाहते, बिकॉज मेरी फैमिली ने खुद ने आर्मी में सर्व किया है। जैसे कन्हैया की आर्मी की फैमिली ने सर्व किया है, और हमारे फैमिली में कारगिल वॉर में सर्व किया था उन्होंने।
पर मेरे अंकल ने, मेरे मौसा जी ने कभी आकर मुझे ये बोला नहीं कि मैं देखो ये मेरी SLR है, ये मेरी बंदूक है, ये मेरी गोलियां जो मैंने यूज़ की थी। मैं जानता हूँ उन्होंने काम किया है, मेरे देश के लिए काम किया है, उन्हें मुझे आकर बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत है कि आपने देश के लिए क्या काम किया। सम्मान है, रहेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो स्पेस बना है शिक्षा के लिए। हमारा जो राष्ट्रीय मूवमेंट है, जो आज का जो हमारा भारत है, वो बंदूक की नोक पर नहीं लिया गया है। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो बंदूक और कलम के बीच का जो ये डिफरेंस ख़त्म करते जा रहे हैं कि टैंक रखने से राष्ट्रवाद आएगा। मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ, मैं वो टैंक वाला राष्ट्रवादी नहीं हूँ, मैं वो लाठी वाला राष्ट्रवादी हूँ जो महात्मा गांधी ने अपनी कमर पर खाई थी। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी इस देश के लिए, एक बंदूक की गोली से नहीं दी थी। आज जो ये RSS का जो राष्ट्रवाद है, ये खासकर जो चड्डीधारी जो राष्ट्रवाद है, इन्होंने सीखा है मुसोलिनी से। मुसोलिनी इटली का रहने वाला एक डिक्टेटर था, हिटलर का चचेरा भाई कहें वो था। इन दोनों से सीखा वो राष्ट्रवाद है जो आर्मी पर बेस्ड है। हमारा मुल्क आर्मी पर बेस्ड कभी नहीं रहा है, हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेसी पर बेस्ड रहा है। अब ये वो हम सबके बीच ये विचार लाना चाहते हैं कि अगर आप देखिए, पहले इनका मुद्दा होता है गाय का, फिर ये लिंचिंग करवाते हैं, क्योंकि भारत का जो हिंदू है वो नानक का भी उतना ही मानने वाला है जितना राम का मानने वाला है। वो किसी भी इंसान को इस तरह भीड़ से मरने नहीं देगा, ना वो गाय के नाम पर, ना किसी और मुद्दे के नाम पर। वो भी, उसका भी एक दिन पारा ऊपर आएगा, लेकिन इनको लगता है कि अच्छा अब पारा ऊपर आ चुका है, अब नया मुद्दा छेड़ देते हैं। एक नया मुद्दा है आर्मी, क्योंकि आर्मी तो भगवान बना दी ना, आर्मी पर कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। आर्मी से अगर कोई सवाल पूछे तो आप उसे एंटी नेशनल कह देंगे, क्योंकि आर्मी हमारी ये होता आया है। लेकिन लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि आप आर्मी को रेपिस्ट बोलते हैं, आप आर्मी की इज्जत नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं कश्मीर में हो रहे आतंक को आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये एक अजीब सी बातें हैं जो एक बड़े तबके में छाई हुई है और वो मानते हैं इस बात को। तो मेरा एक सवाल ये भी था कि जो इतनी बातें हो रही है JNU में टैंक रखने को लेकर, आप लोग अपोज भी कर रहे हैं, तो आखिर क्या दिक्कत है? अगर JNU में टैंक रख भी दिया गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कैंपस हैं जहाँ पे कहीं हेलीकॉप्टर तो कहीं मिग इन तरीके से रखा हुआ है, तो क्या दिक्कत है अगर JNU में टैंक आ भी जाए तो? देखिए, मैं आर्मी कैंटोनमेंट में काफ़ी रहा भी हूँ, मैंने ये टैंक वैंक सब देखे हैं, बैठा भी हूँ, मौका भी मिला है। अब बात आई JNU की, अगर ये बात की जा रही है, ये जो आप कह रहे हैं कि JNU से क्या समस्या है, पहली बात, मेरी संगठन NSY को तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आर्मी हमारी है, हम आर्मी के हैं, हमें कोई समस्या नहीं है इस बात पर कि टैंक रखा जा रहा है। और बात है कि JNU में ही क्यों रखा जा रहा है, और आपको टैंक रखना है तो हमें तो टैंक नहीं चाहिए, हमें यहाँ युद्ध पोत चाहिए। आप यहाँ युद्ध पोत रखिए, उसी में वाइस चांसलर बैठे हर रोज़, उसी में ऑफिस जाए, और सिर्फ युद्ध पोत ना हो। आप पूरे कैंपस को, जैसे आर्मी का, जैसे मैंने अंदर बनियान पहना है, वो जो हरा और 2-3 रंगों के पेंट होते हैं, उससे पूरी पुताई कीजिए, ताकि हम सब के अंदर राष्ट्रवाद जागे। हमारे सबके, हम चप्पलों में हमारे पैसे नहीं है तो हमें जूते दो, आर्मी वाले जूते दो, हमें फील हो कि हम राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं। और हमें कलम वलम जो है, उसकी कलम की शेप भी बंदूक जैसी होनी चाहिए, ताकि हमें हर वक्त एहसास हो कि हम जो है राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे गद्दों के ऊपर जो चादर हो वो भी उसी रंग की बिछी हो, क्योंकि इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। अगर आपको आर्मी के तरीके से ही करवाना है, और अगर यही बात है, तो क्या राष्ट्रवाद जो आर्मी का हम सीख रहे हैं, क्या आर्मी यहाँ पर आकर जो काम मैं किसानों के लिए कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि पेस्टिसाइड से क्या नुकसान हुआ है भारत की कृषि को, और BT कॉटन से क्या नुकसान हुआ है, क्या ये काम आर्मी का जवान करेगा यहाँ पर आकर? क्या मैं काम क्या आर्मी का करूँगा वहाँ बॉर्डर पर जाकर? क्या मैं बंदूक उठाऊँगा? ये मेरा काम नहीं है, और ना ही वो उनका काम है। मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो जिनका काम है वो करे तो वो ज़्यादा करे तो वही बेहतर है। यहाँ पर अभी एक अच्छे सम्मानीय क्रिकेटर इस कैंपस में आते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि हम 3 फ्रंट पर लड़ रहे हैं। पहला बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, दूसरा आंतरिक जो सुरक्षा है जो नक्सलियों से है, और तीसरा JNU। मतलब एक क्रिकेटर जो शायद पढ़ा लिखा ढंग से है भी नहीं, एक अनपढ़ गवार कहूँगा मैं उसे, क्योंकि अगर उसमें कुव्वत होती तो JNU का एंट्रेंस दे, यहाँ पर एडमिशन ले, और फिर मेरे से बात कर। सनी, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बोल रहे हैं जो देश को रिप्रेजेंट करता है, देश को शायद ये रिप्रेजेंट बातें क्रिकेट टीम में लोगों को करता पसंद ना है, आए। देश को रिप्रेजेंट क्रिकेट टीम में करता बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं देश को रिप्रेजेंट करता हूँ बाहरी यूनिवर्सिटीज़ में, मैं देश को जो रिप्रेजेंट करता हूँ बाहरी यूनिवर्सिटीज़ में करता हूँ। मेरे पेपर जो है मैं बाहर सबमिट करता हूँ। क्या ये जो क्रिकेटर हैं, क्या वो मेरी जगह कर सकते हैं क्या, या मैं उनकी जगह ले सकता हूँ? जो जिस चीज़ के लिए बना है उसे वही करना चाहिए। और फिलहाल जो ये लोग बोलना शुरू कर रहे हैं, इनका पूरा क्रिकेट का जो काम पूरा हो चुका है।
इनको बीसीसीआई की मदद से कुछ कहीं कमेंटेटरी या कुछ पैसे वैसे चाहिए हैं, तो इसलिए मोदी, देखिए सीधी बात है, क्रिकेट भी एक धर्म है, और जो सत्ता जिसकी रहती है उसका उससे रहता ही है। चाहे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कांग्रेस के बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता थे वो बीसीसीआई के अलग अलग पदों पर थे, और इसी तरीके से बीजेपी के भी लोग थे, अभी अनुराग ठाकुर थे। लेकिन ये लोग जो हैं ये इंस्टीट्यूशन का यूज इस तरीके से करते हैं, गिरने की हद तक पहुंच जाते हैं। मतलब इससे पहले भी तो कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, कौन से क्रिकेटर ने आकर कौन सी बात कही, कांग्रेस के पक्ष में कोई बात कही हो, या कांग्रेस ने बुलवाया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। बुलवाया जा सकता था, पर ये लोग इतने गिरे हुए लोग हैं कि क्रिकेटर्स को जो अभी बेरोजगार हो चुके हैं उनसे बुलवा रहे हैं यहाँ पर आकर, वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से हमारी लड़ाई है। मुझसे उसकी क्या लड़ाई हो सकती है? जिन्होंने मैंने आपको कहा था कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें कि आप देख सकते हैं गौतम गंभीर ने आकर ये बातें गौतम गंभीर, सहवाग, ये वो लोग बिके हुए लोग हैं जो जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए सरकार की तरफ से, भेंट स्वरूप चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। वो यहाँ पर आकर गाली गलौज भी कर सकते हैं, जिस तरह सहवाग ने बोला था, जैसे बोला था कि मेरे बैट ने सेंचुरी मारी है, मैंने नहीं, जब गुरमेहर कौर का होता है। कहा भी था ये हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हाँ, तो उनकी भी अभिव्यक्ति तो की उनकी आज़ादी अभिव्यक्ति होगी। तो हमने भी उन्हें जवाब दिया था कि बीजेपी ने आईएसआई ज्वाइन नहीं की है, आईएसआई ने बीजेपी ज्वाइन किया है। हमने वही बात चला था, हमने बात रखी थी कि भाई अगर आप ही की बात है, आप एक ही पक्ष क्यों रख रहे हैं? ये जो लोग हैं जो आज अपने आप को ईमानदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा का पूरा तबका, आपको पूरी कहानी समझनी होगी, क्योंकि मैं खुद एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट का पार्ट रहा। जब अन्ना हजारे का मूवमेंट चला तो हमें भी लगा कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, जो करप्शन है खत्म होना चाहिए। हम हर रोज़ एमटेक में कर रहा था, क्लासेस छोड़ के मैं अन्ना हूँ कहता हुआ आता था। लोकपाल तो अभी तक आया नहीं। लोकपाल आया नहीं, और वही मैं देखता हूँ कि ये वही सब के सब वो लोग जो पहले अन्ना हजारे के साथ थे, वो सबके सब आज लोग मुँह पे उंगली रखकर बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे आज इस मुल्क में करप्शन होना खत्म हो चुका है। आज जब मैं सरकारी ऑफिस में जाता हूँ तो मुझसे नोट नहीं लेता, पहले वो हरा नोट लेता था, गुलाबी नोट लेना शुरू कर दिया है। उस पर अब कोई बात ही नहीं करना चाहता। वो अन्ना हजारे मर गया है क्या, जिसकी मैं सच में इज्जत करता, जिसके लिए मैं पहली बार एक एमटेक का स्टूडेंट जो था, तो अपने जेल जाने से बहुत डर लगता था, मैं भी जेल उनके चक्कर में चला गया था। अब मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने क्यों वो डिसीजन लिया था, क्योंकि सब आरएसएस ने खड़ा किया था। और हमें समझने की जरूरत है कि आरएसएस इस मुल्क को खोखला कर रहा है। जिस तरह अंग्रेज़ों को बेचा था सिराजुद्दौला को हरा कर मीर जाफ़र ने, इसी तरीके से ये लोग हैं, नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, ये आज के समय के मीर जाफ़र और मीर कासिम। जब आपने नीतीश कुमार का जिक्र छेड़ ही दिया ऐसा नहीं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आप जो बिहार में उथल पुथल देख रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ये शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बायो का स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर एक शब्द यूज़ किया जाता है, कुछ कशेरुकी होते हैं, कुछ अकशेरुकी होते हैं, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें अकशेरुकी कहते हैं। तो नीतीश कुमार हमारी राजनीति के अकशेरुकी जानवर हैं, वो इंसान भी नहीं है। जो व्यक्ति हर रोज़ कहता कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो विशैली विचारधारा है, वो देश को जाति पर और धर्म पर बांट रही है, अचानक आरएसएस की गोदी में बैठकर उन्हें कौन सा दिखना शुरू हो और वो गया? पहले भी 17 साल बीजेपी के साथ थे। वही आरएसएस की गोदी में बैठे, फिर बोले कि हमें मोदी की समस्या है, वो देश को बांटने वाला है। अचानक वो मोदी जी का ट्वीट आता है, मतलब वो बोलते हैं रिज़ाइन देते हैं, 2 मिनट में मोदी जी का ट्वीट आता है, 10 मिनट बाद में जो गवर्नर है वो अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि लालू जी का जो बेटे हैं वो वहाँ पर आकर अपना, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो आकर अपनी बात रखते हैं कि भाई हमारे पास सबसे नंबर है, हम गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं। अस्पताल पहुँच जाते हैं और अगले दिन 5 बजे नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम 5 बजे अपना शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन जब 11 बजे की टाइमिंग देनी पड़ती है गवर्नर को, 10 बजे करते हैं। संविधान को एकदम ख़त्म किया जा रहा है। इस मुल्क को जैसा भी हम आज़ादी के वक्त में हम एक फ़कीर लोग थे, एक सुई तक नहीं बनती थी हमारे यहाँ। हम आज इस लेवल पर पहुँचे हैं कि पीछे ये जो कांसे की मूर्ति तक बनी हुई है, सिर्फ कांसे की मूर्ति, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने हैं। हमने गरीबी को बहुत हद तक कम किया है, हम परमाणु शक्ति हैं, हम वैश्विक शक्ति हैं, पर आज हम इस हद तक पहुँच गए हैं कि हम अपनी पूरी पुरानी सारी विरासतों को ख़त्म कर आरएसएस के जो गुंडे लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, जैसे अमित शाह जैसे तड़ी पार जो लोग हैं, जिन्होंने सब जानते हैं गुजरात में वो क्या किया है, सब कितनों का मर्डर कर आया है, कितने जगह उनका। अभी रिसेंटली सीबीआई का जो एक अधिकारी है उसने सुसाइड नोट में उसका नाम, अमित शाह का नाम लिखा है कि अमित शाह के आदमी। सनी कोई भी गुनाह उन पर प्रूफ नहीं हुआ, और हमारा जो कानून का सिस्टम है, हम वही उन्हीं लोगों को गुनाहगार मानते हैं जिन पे गुनाह सिद्ध हो जाता है। तो हम ऐसे एलिगेशंस नहीं लगा सकते जब तक उन पे कोई गुनाह सिद्ध नहीं हो। देखिए, गुनाह सिद्ध होना वो अलग बात है, गुनाह सिद्ध होना जैसे ये कहा जा रहा है। देखिए, मैं भगवान में नहीं मानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको पता है, सब देख रहे हैं, दुनिया को पता है, सर्वविदित है,
अमित शाह भी जब शीशे के सामने खड़ा होता होगा उसे पता है उसने कितने गुनाह किए हैं, वो कितने वो बचकर आया है। पैसा फेंको तमाशा देखो का काम जो उन्होंने किया है हमें पता है। अब वो राज्यसभा के मेंबर बनेंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से राष्ट्रपति पद से लेकर देश का चपरासी तक आरएसएस का मेंबर बनता जा रहा है। किस तरीके से हमारा लोकतंत्र, कुछ चुनिंदा जैसे मुख्यमंत्री पहले बनते थे वो जनता के नेता होते किसी पार्टी के। अभी एक आरएसएस का कोई चमचा होगा जिसको जनता जानती भी नहीं है, उसे सीधा सीएम बनाए। उत्तराखंड में क्या हुआ है, हरियाणा में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है। लगातार ऐसे ही हो रहा है कि जिनका कोई जनता से कोई सरोकार नहीं है उन्हें चुनकर बैठा दिया जाता है, क्योंकि अदानी अंबानी के लिए उन लोगों को डील करना आसान है, क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। वैश्विक पूंजी सिर्फ एक व्यक्ति से बात करना चाहती है और वो एक से बात करती है। वो एक स्टेट में एक से बात करती है, वो मुख्यमंत्री होगा, वो देश में एक से बात करती है, वो प्रधानमंत्री होगा। एमएलए एमपी किसी पार्टी की उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो असल में हम एक बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। जो ये हिंदू राष्ट्र की जो बकवास है, हिंदू राष्ट्र, इस मुल्क का 80% आबादी हिंदू है, हमें हिंदू राष्ट्र की क्या कौन सी बात है। हम मेजोरिटी इस मुल्क का हिंदू राष्ट्र है, कभी हिंदू की जरूरत पड़ी ही नहीं हमें इस मुल्क को। हम एक ऐसा हिंदू राष्ट्र पहले से ही थे जो हर धर्म के लोगों के साथ में अच्छे से रहना पसंद करता, हमने चुना था। और एक ऐसा हिंदू राष्ट्र खड़ा करना चाहते हैं जो सावरकर का हिंदू राष्ट्र। इससे पहले हम गांधी की हिंदू जैसे मुल्क में रह रहे थे जहाँ पर सब धर्म बराबर है, कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है। अभी रिसेंटली जो राष्ट्रपति पद का जो भाषण हुआ सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के, वहाँ पर उनके खत्म उस भाषण के खत्म होने के बाद में बोलते हैं जय श्री राम। मतलब सोचिए कि अगर इस मुल्क में बहुत सारे मज़हब हैं, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग मज़हब के लोग हैं। अगर पंजाब असेंबली में राज करेगा खालसा ये बजना शुरू हो जाए, या फिर जम्मू कश्मीर असेंबली में अल्लाह अकबर बजना शुरू हो जाए असेंबली के बीच में, तो क्या इस मुल्क के बाकी लोगों को ये बर्दाश्त होगा? अभी जय श्री राम मतलब ये मंदिर और पार्लियामेंट में अंतर है। जय श्री राम मंदिर के लिए बना है और पार्लियामेंट कानून के लिए बनी है, देश की व्यवस्था के लिए बनी है। हमारे संविधान में कहीं जय श्री राम या अल्लाह अकबर नहीं लिखा है। पर जिस तरीके से ये एक मज़हब को राजनीति में उड़ेल रहे हैं। तो सनी, भाजपा राम मंदिर, जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती आई है और कहीं ना कहीं वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। इसका ये मतलब भी तो होता है कि देश की एक बड़ी आबादी है जो इन मुद्दों को एक्सेप्ट करती है। शायद इसीलिए उन्हें इन चीज़ों से तकलीफ नहीं हो रही है कि पार्लियामेंट के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, किसी भी हिंदू को जय श्री राम के नारे से समस्या क्यों होगी? मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो हमने भी मंदिरों में चक्कर काटे हैं, जय श्री राम हमें भी सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन मुझे इस बात से समस्या होती है कि जब मेरा सामने बैठा, मान लीजिए सिख भाई मेरा बैठा है साथ में, अब मैं उसके सामने उसे दिखाने के लिए जय श्री राम बोलूँ तो समस्या मुझे उसको होगी। और मैं नहीं चाहता कि कल जब वो मुझे इसी टोन में रिवर्स में अपने मज़हब को कोई नारा देगा तो मुझे समस्या होगी। तो मैं जय श्री राम की जगह राम राम कह सकता हूँ और वो भी मुझे सत श्री अकाल कह सकता है। पर जय श्री राम और राम राम में अंतर है, उस तरीके से सत श्री अकाल और राज करेगा खालसा में अंतर है। ये दोनों बातों को समझना ज़रूरी है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जनता इसको क्यों नहीं समझ रही है। जनता समझेगी तब जब जनता को समझाया जाएगा। जनता को सुबह शाम 24/7 के जो चैनल्स हैं, कौन सा चैनल ऐसा नहीं जिसमें रिलायंस का पैसा नहीं है तो। और रिलायंस तो छोड़ो, जिस हाथ में अभी बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, जिस फ़ोन में वो वीडियो देखेंगे, वो जियो का सिम है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश की सभी कंपनी, बड़ी कंपनी, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब जो है एग्जिस्टेंस के लिए जूझ रही है। और रिलायंस हर महीने अपना एक्सटेंड करता जा रहा है। अब 144 या 45 रुपये का एक कार्ड लेकर आ रहा है, कह रहा है कि इसमें आपको डेटा मिलेगा। कौन सी ऐसी कंपनी होगी भाई? रिलायंस या अंबानी जो है, क्या वो सबसे बड़े धर्मात्मा है कि दुनिया को फ्री में नेट बांट रहे हैं? वो इसलिए बांट रहे हैं कि सुबह शाम जो गंदगी हमारे दिमागों में उड़ेलनी है, जो किताबों में नहीं मिलेगी, जो अखबारों में नहीं मिलेगी, जो कंटेंट है, कुछ भी नेहरू जो पीछे हमारे बैठे हैं उनके बारे में अनाप शनाप जो संघियों ने कंटेंट डाला हुआ है कि इनको एड्स था, ये लड़कियों के साथ रहा करते, इतना अनडिसेंट इन्होंने जो अपने मुंह से नहीं बक सकते हैं, तो इसी फ़ोन के थ्रू घटिया नकली वीडियो बनाकर और उसी के थ्रू हमारे जहनों के अंदर वो जा रहे हैं। और डरावनी बात यह है कि इस मुल्क में सबसे बड़े खतरे में जो है वो हिंदू है। अगर मैं कहूँ जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि 80% अगर हिंदू है तो सबसे ज़्यादा गरीब भी हिंदू है, और अगर गरीब हिंदू है तो सबसे ज़्यादा युवा भी हिंदू है, सबसे ज़्यादा नौकरियों की मार भी हिंदुओं को पड़ रही है, सबसे ज़्यादा जो जिनको सवाल पूछे जा रहे हैं हर रोज़
क्योंकि आपको शिक्षा मिली है, आप जैसे बहुत सारे लोगों को इंजीनियरिंग कर कर बैठे हैं, मैनेजमेंट कर कर बैठे हैं, जब वो अपने परिवार में जाते हैं उनके माता पिता पूछते हैं भाई नौकरी मिली, तो उनके लिए उससे बड़ा आतंकवाद कुछ नहीं है। जब उनकी जो गर्लफ्रेंड है, अगर वो लड़का है, अगर वो लड़की है जो उनका बॉयफ्रेंड है या मंगेतर है, जब वो जो आंखें नहीं मिला पाता अपने परिवार के साथ में, अपने प्रीतम के साथ में, कि मेरे पास पैसे नहीं है जेब में देने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कुछ खिलाने के लिए, कि नौकरी नहीं है, वो सबसे बड़ा आतंक है, उस पर बात नहीं हो रही है। हिंदुओं पर सबसे बड़ा हमला एक हिंदुओं के नाम पर एक भगवाधारी गुंडे लोग कर रहे हैं। और ये उसी तरीके से है जिस तरह बंगाल में जब अंग्रेज़ आए थे, एक मेजोरिटी वहाँ पर मुसलमान थे, उन्होंने मीर कासिम या मीर जाफर इनको पकड़ा सिराजुद्दौला को हराने के लिए। उन्हें पता था कि आपको अंदर का ही एक बंदा चाहिए, तो इन्होंने अंदर के बंदे पकड़े हैं। वो लोग आज़ादी की लड़ाई में जो लोग नहीं लड़े थे, तो सोचिए हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में ना लड़ने वाले आरएसएस के संगी चड्डीधारी अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको मैं आज भी वाजपेयी जी कहूँगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका इतिहास है कि उन्होंने किस तरह मुखबिरी की थी अंग्रेज़ों के लिए, और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको फांसी हुई थी उनकी मुखबिरी की वजह से, लेकिन हम आज भी उन्हें सम्मान देते हैं। हमने हमारे किसी भी चाहे वो कांग्रेसी हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी जिन्होंने देश की लड़ाई में पार्टिसिपेशन किया आज़ादी की लड़ाई में, उन्होंने कभी भी आरएसएस को ये नहीं बोला कि एंटी नेशनल है। और ये दलाल लोग आज उनको नेहरू को इन सबको कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है। नेहरू के जो पूर्वज हैं, हम जो लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं, हम एंटी नेशनल। चलिए सनी, जो भारत का भी परिप्रेक्ष्य है, सवाल तो बहुत होंगे, लेकिन आखिरी सवाल मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जेएनयू में अभी सीट कट हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इस बार के सेशन में, इस बार के एडमिशन प्रोसेस में? देखिए, सीट कट का जो मामला है, ये पूरे विश्व का एक पैटर्न है कि एजुकेशन से हाथ हटते जा रहे हैं। और ये सिर्फ जेएनयू की बात नहीं है। आज ही सुबह जो सीईओ है नीति आयोग का, उसने बोला है कि सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल और जेल तक ये सरकारी तंत्र से बाहर निकालो, इन्हें प्राइवेटाइज करो। मतलब अगर आपको शिक्षा लेनी है तो आप कहाँ जाएंगे? आप एमआईटी यूनिवर्सिटी जाएंगे। जेएनयू में मेरी फ़ीस है 185 रुपये, जो मैं एक सेमेस्टर की पे करता हूँ। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि जो स्टडी कर रहा हूँ, मैं साइंस पॉलिसी का स्टूडेंट हूँ और मैं एग्रीकल्चर पॉलिसी पे काम कर रहा हूँ। सरकार चाहती है कि कुछ लोग ऐसे हों जो सरकार के बाहर से स्टडी करके हमें इनपुट दें, इसलिए हमारे संस्थान जिंदा है। लेकिन एक बार में जब मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो वहाँ मैं एग्रीकल्चर पर काम नहीं करूँगा। मैं देखूँगा कि जो बाबा रामदेव का जो टूथपेस्ट है, उसके ऊपर मैं कौन सी एक्ट्रेस का फ़ोटो लगाऊँ या उसका कौन सा रंग मैं करूँ जिससे वो ज़्यादा बिके। इससे फ़र्क नहीं पड़ता उससे दांत सही होंगे नहीं होंगे, वो कैसे बिके। हमारी यूनिवर्सिटी बाहर से अछूती नहीं है। पूरे देश की सभी यूनिवर्सिटी की यही हालात है कि वहाँ के वाइस चांसलर डिक्टेटर बन चुके हैं। वहाँ के एकेडमिक काउंसिल, मतलब जो सब निर्णय लेती है क्या पढ़ाया जाएगा, उसके जो मिनट्स होते हैं उसको फोर्ज कर रहे हैं। हर जगह पर ये हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। और आखिरी बात जो मैं वापस उसी टैंक के मुद्दे पर आऊँगा कि अगर हमारे देश के मीडिया को इतनी मोहब्बत है और हमारे वाइस चांसलर को इतनी मोहब्बत है, तो मैं सेना से ज़्यादा, क्योंकि सेना के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, सेना के लिए तो इतनी सब पेंशन की सुविधा है। हालांकि मोदी जी अभी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सुविधाएं हैं बहुत, क्योंकि मेरी फैमिली आर्मी में रही है। मैं उसकी बात करना चाहूँगा जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। वो लोग हैं किसान। 10,000 करोड़ रुपये मोदी की जो स्कीम है, जो ये इंश्योरेंस की स्कीम थी, किसानों के इंश्योरेंस, 10,000 करोड़ रुपये खाली उन्होंने किसानों को, और उन्हें मिला कुछ नहीं है। बहुतों को मिला है तो फांसी का फंदा। अगर टैंक लगाने से राष्ट्रवाद आता है तो फांसी का फंदा लगाया जाए। हर घर के अंदर अपील है मेरी कि एक फांसी का फंदा लगाया जाए और पेस्टिसाइड की वो बोतल रखी जाए जो किसान पीकर मरा है। उसे देखकर शायद हमारे जहनों पर इस बात का एहसास हो कि वो जो इस गर्मी में, मैं तो अभी भी यूनिवर्सिटी में बैठा पसीने में तरतर हूँ, बहुत सारे किसान लोग गर्मी में अभी भी हल चला रहे हैं, वो बीज डाल रहे हैं, काट रहे हैं, उनके दर्द को कौन सुनेगा। अगर सच में हम इतने सेंसिटिव हैं तो शुरू करें, फांसी को शुरू करें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस कैंपस से लगभग 10 महीने हो चुके हैं, एक बच्चा इस कैंपस से गायब है। एक बच्चा नजीब इस कैंपस से गायब है, जिसको एबीपी गुंडों ने मारा था, उसके अगले दिन से वो इस कैंपस से गायब है। ये काफ़ी मतलब टैंक के मुद्दे पर जेएनयू, जब हमसे कोई पूछने आता है आप टैंक पर बात करेंगे, तो हमें बहुत शर्मिंदगी होती है कि इन्होंने हमसे नजीब क्यों नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि एक लड़का देश की सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी से इन्हीं बीजेपी की सरकार ने अवार्ड किया है, हमें सर्वोत्तम राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को वही बोलता है जो प्रधानमंत्री बोलता है।
तो जब हमें ये अवार्ड मिला तो उस यूनिवर्सिटी में एक बच्चा गायब होता है, उसके बावजूद भी उसका कोई जिक्र नहीं। वो जो संघी वाइस चांसलर है, चड्डीधारी वाइस चांसलर है, जो हमें सिखाना चाहता है राष्ट्रवाद, हमारा बस करे। अभी तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन कब तक बंधे रहेंगे? ऐसे लोगों का तो हमारा दिल करता है जिस जिस गाय का बात करते हैं वही गाय का गोबर इनके मुंह पर मथा जाए, इन्हें याद दिलाया जाए कि आप एक लोकतंत्र, लेकिन क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं तो सिर्फ मेरी विचारों की सनी, उनकी भी अभिव्यक्ति है। उनकी भी अभिव्यक्ति है, बोलने की स्वतंत्रता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीपल्स बीट से बात करने के लिए। तो सनी NSUI के मेंबर हैं, वो हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर टैंक रखने मात्र से देशभक्ति की भावना जागृत होती है तो टैंक क्यों, यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स ला दो, यहाँ पे लोगों को जो आर्मी के यूनिफॉर्म्स हैं वो यूनिफॉर्म में दे दो, उनके जूते दे दो, ताकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा देशभक्ति की भावना और भी जागृत हो सके। उसके अलावा भी उन्होंने कहा है काफ़ी सारे संगीन मुद्दे उठाए हैं, जैसे नजीब जो कि अभी तक गायब है और ना ही दिल्ली पुलिस ना ही CBI उनको खोज सकी है। इन सारे मुद्दों को सरकार पे उनका एलिगेशन है कि कहीं ना कहीं भगवाकरण करना चाह रही है, और जो अपर एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उनको भी भगवाकृत करना चाह रहे हैं। आप देख रहे थे पीपल्स बीट, कैमरामैन सारिक हुसैन के साथ मैं अमित पाठक। धन्यवाद।